2019 नई दिल्ली आधी रात का वक्त वजीर आजम हाउस के बाहर गैर मामूली सिक्योरिटी तैनात थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और फिजा में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। इसी दौरान एक काली गाड़ी वजीर आजम हाउस के अंदर दाखिल होती है। गाड़ी से उतरते हैं नरा के चीफ सामंत गोयल। उनके हाथ में एक मोटी फाइल होती है जिस पर सुर्ख हरूफ में लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल। तकरीबन 15 मिनट इंतजार के बाद कमरे का दरवाजा खुलता है। सामने खड़े होते हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वो संजीदा लहजे में पूछते हैं, इतनी रात को आने की क्या जरूरत पड़ गई? सामंत गोयल धीमी आवाज में जवाब देते हैं, सर, हमें हाफिज सईद की लोकेशन मिल गई है। ये नाम सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। हाफिज सईद, वही शख्स जिसे 26 नवंबर मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड कहा जाता है, जिसकी वजह से सैकड़ों बेगुनाह लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसी लम्हे फैसला होता है कि फौरन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई जाए। चंद ही देर बाद एक खुफिया मीटिंग शुरू होती है। मेज के गिर्द वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और रा के चीफ सामंत गोयल मौजूद होते हैं। गोयल फाइल खोलते हैं। मेज पर तस्वीर रखी जाती है, वॉइस सैंपल्स और खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। फिर वो कहते हैं, सर, अब अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत करने या अमेरिका के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डालने का वक्त गुजर चुका है। अगर कुछ करना है तो भारत को खुद कार्रवाई करनी होगी। वजीर आजम पूछते हैं, आपका मतलब क्या है? गोयल मुख्तसर जवाब देते हैं, एक खुफिया ऑपरेशन। पाकिस्तान की जमीन पर। कमरे में दोबारा खामोशी छा जाती है। कुछ लम्हे सोचने के बाद अजीत डोवल कहते हैं, सईद को खत्म करने का इससे बेहतर मौका शायद दोबारा ना मिले। चंद सेकंड बाद वजीर आजम मोदी सर हिलाते हैं और कहते हैं, ऑपरेशन आगे बढ़ाया जाए। इसी लम्हे एक खुफिया मिशन जन्म लेता है। उसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन अलविदा। लेकिन असल मुश्किल अभी बाकी थी। हाफिज सईद रहता था लाहौर के पोश इलाके जौहर टाउन में, जहां उसकी सिक्योरिटी किसी कले से कम नहीं थी। 24 घंटे पुलिस की सिक्योरिटी, सीसीटीवी निगरानी और सख्त हिफाजती इंतजामात। इस तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन था। इसीलिए रा ने फैसला किया कि रास्ता बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बनाया जाएगा। दिसंबर 2019 दुबई। एक पाकिस्तानी शहरी नवीद पिछले 6 महीनों से दुबई की जेल में बंद था। इल्जाम सिर्फ एक मामूली सी चोरी का था। एक दिन अचानक जेल के दरवाजे खुलते हैं। नवीद को जमानत मिल जाती है। ये जमानत करवाने वाला शख्स था वासे। वासे नवीद से कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चंद ही दिनों में वो नवीद को 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दे देता है। ये रकम नवीद की जिंदगी बदल देने के लिए काफी थी। कुछ महीनों बाद नवीद पाकिस्तान वापस आ जाता है। फिर एक दिन वासे का फोन आता है। वो कहता है, लाहौर के जौहर टाउन में एक घर किराए पर ले लो। नवीद बगैर सवाल किए घर ले लेता है। घर नंबर 120। इसे ये मालूम नहीं था कि ये घर हाफिज सईद के घर के बिल्कुल करीब था। यहीं से असल खेल शुरू होता है। अगले कई महीनों तक रा के एजेंट्स मुख्तलिफ औकात में इस घर में आते जाते रहे। वो हाफिज सईद की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। कौन जाता है, किस वक्त क्या सरगर्मी होती है, हर मालूमात खुफिया तौर पर दिल्ली भेजी जा रही थी। ऑपरेशन अब आहिस्ता आहिस्ता अपने आखिरी मरहले के करीब पहुंच रहा था। फिर एक दिन वासे नवीद को दोबारा दुबई बुलाता है। वो इससे एक अजीब सवाल करता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान जिन दहशतगर्दों को पनाह देता है वो गलत है? नवीद बेपरवाही से जवाब देता है, हमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो हिंदुस्तानियों को मारते हैं। वासे चंद लम्हे खामोश रहता है।
پھر کہتا ہے، میں ایک ایسے شخص کے لیے کام کرتا ہوں جس نے 26 نومبر حملوں میں اپنا پورا خاندان کھو دیا تھا، اور اب وہ تمہارے پڑوسی حافظ سعید کو مارنا چاہتا ہے۔ نوید یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ واسع اسے ایک پیشکش کرتا ہے، اگر وہ مدد کرے تو اسے اپنے خاندان سمیت امریکہ میں بسایا جائے گا اور اسے کروڑوں روپے بھی ملیں گے۔ کافی سوچنے کے بعد آخرکار نوید ہاں کر دیتا ہے۔ چند ہی دنوں میں اس کے اکاؤنٹ میں 15 کروڑ روپے منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ منصوبہ مکمل ہو چکا تھا۔ ایک کالی ٹویوٹا کرولا خریدی گئی۔ اس کے اندر 300 کلو RDX نصب کیا گیا۔ گاڑی کو ایک زیر تعمیر عمارت میں چھپا دیا گیا۔ اب ضرورت تھی ایسے شخص کی جو اس مشن کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو۔ کچھ ہی دن بعد افغانستان سے ایک نوجوان کو خفیہ طور پر پاکستان لایا جاتا ہے۔ اسے یقین دلایا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کے خاندان کو بڑی رقم دی جائے گی۔ جون 2021 لاہور، صبح 11 بجے افغان نوجوان کو اس عمارت تک لایا جاتا ہے جہاں دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی کھڑی تھی۔ اسے آخری بار منصوبہ سمجھایا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد کالی کرولا سڑک پر تیزی سے دوڑنے لگتی ہے۔ گاڑی سیدھی حافظ سعید کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن گھر سے کچھ فاصلے پر ایک پولیس چیک پوسٹ موجود تھی۔ پولیس اہلکار گاڑی کو رکنے کا اشارہ کرتے ہیں، لیکن گاڑی نہیں رکتی۔ وہ سیدھا بیریکیڈ سے ٹکراتی ہے اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ پورا جوہر ٹاؤن لرز اٹھتا ہے۔ آگ اور دھوئیں کا بادل فضا میں پھیل جاتا ہے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ حافظ سعید کے گھر کا مرکزی گیٹ اور سامنے کا حصہ تباہ ہو جاتا ہے۔ دھماکے کی آواز سن کر سعید خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ گھبرا کر اپنے گھر کے اندر چھپ جاتا ہے۔ اس کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، لیکن قسمت سے وہ اس دن بچ جاتا ہے۔ آپریشن الوداع اپنے آخری مقصد میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اس دھماکے نے ایک واضح پیغام ضرور دے دیا۔ ایک ایسا پیغام جس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ پیغام یہ تھا، سرحدیں اب مکمل حفاظت کی ضمانت نہیں رہی، اور دشمن کے گھر تک پہنچنا اب ناممکن نہیں رہا۔